मकसद इंसाफ ही था, तो फिर फुल कोर्ट जो है वो क्यों नहीं बनाया? तो आपको मेरा ख्याल है कि एक गटर का ढकना लेने के लिए आज भी शायद एमपी एमएनए तक जो है वो आपको अप्रोच करानी पड़ती है। सर आप गारंटी करते हैं कि वास्को में करप्शन नहीं हो रही? मैं आपके स्वीपर से लेके और जो आपके ऑफिस का अमला तक पैसे ले रहा है, अवाम कहती है। आप अगर बैठे हो तो आप तक रसाई हो जाए तो लोगों का काम हो जाता है। अगर आप ना बैठे हो तो वास्को का ऑफिस किसी सरकारी इदारे से कम नहीं है। तो आखिरी दफा आप कब गए थे वास्को के ऑफिस में? जी आखिरी दफा आप कब गए? हाँ, ये बड़ा आपका अहम सवाल है। इस पे सियासत हो रही है ना, इसीलिए सवाल हो रहे हैं आपसे। आपने जो टीम बनाई हुई है वो सारे अपने सियासी लोग बीच में डाले हुए टीम में, तो सियासत वास्को पर पूरी होती है। ये ना कहें कि सियासत नहीं होती। इमरान खान साहब के बारे में तो किसी ने खूब कहा था कि उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही काफी है। जब काजी फायज ईसा साहब की इतनी जायदाद और इतना कुछ आ गया, वो कहते जी मेरी बेगम के नाम है, आपके पास आ गया। हाँ, तो कहाँ आ गया सर? सारे कहाँ आ गया सर? उसने खुद भी डिक्लेयर कर क्या डिक्लेयर कर दिया? क्या उनके खिलाफ कुछ फैसला आया है? नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से 22 अरब डॉलर के मंसूबे लगाकर इस मुल्क की तकदीर को वो बदलना चाहते थे, लाहौर से इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से कराची तक और कराची से गवादर तक मोटरवे का जाम बिछाकर और एयरपोर्ट जो है बनाकर, जिस तरह से चाइना जो है 22 अरब डॉलर से आपका ये मुल्क, क्या आप खुदा को गवाह बनाकर ये नहीं कहते कि ये डूबा हुआ मुल्क हमें मिला था? लेकिन चलती गवर्नमेंट को आप लोग खत्म कर देते हैं, फिर कहते हैं कि जी चलती गवर्नमेंट को हमने खत्म, आप बंदे खरीद लेते हैं आप लोग। वो सवाल ना करें, आप अपनी परफॉर्मेंस का जवाब आप सवाल ना करें। ये पार्टी की मर्जी होती है कि उसने आपको कहां पे जो है वो खिलाना है और कहां पर वो जरूरत दिया, मर्जी होती है बिल्कुल निजाम कोई। अच्छा सर, मरूसी सियासत के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या नवाज शरीफ का बेटा बेटी बनेगी? क्या शहबाज शरीफ का बेटा बनेगा? आप लोग भी हमजा नारे लगाएंगे और मरियम के नारे लगाएंगे? क्या मतलब आप लोग का वीएन क्या है? इदारे बनाई नहीं, तो शहबाज शरीफ साहब ने फूड अथॉरिटी बनाई। आप उसको चैलेंज करते हैं कि फूड अथॉरिटी जो है अल्लाह के फजल करम से जिस शहर में बनी है, आज इसका रिजल्ट आप देख लें। सर क्या जाली दूध मिल रहा है? 10 साल को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक एमपीए जनाब वहीद गुल साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे मुख्तलिफ कौमी इशूज़ पर, सियासत पर, इलाकाई सियासत पर सवालात करेंगे। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। जी सर, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र एहसान है। जी सर, कुछ बताएं अपने बारे में। सियासत कब शुरू की, किस तरह शुरू की, मुस्लिम लीग में ही, मुस्लिम लीग नून को ही क्यों चूज किया? मेरी जो सियासी जो हिस्ट्री है वो तो 1983 से भी पहले की है। तो इस सेंस में कि जब पहल इलेक्शन हुआ था जिसमें इकबाल अहमद खान साहब ने लालटेन के निशान से इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक़्त से ही मैं मुस्लिम लीग के साथ था। और फिर जब बहुत मेरी छोटी उम्र थी कि जब पहली दफ़ा मेरा 85 के अंदर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात जो है वो हुई, और इस तरह से है कि शहबाज शरीफ साहब के से मुलाकात का ये बहाना बना कि उनके एक अजीज थे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हम जुल्फ थे, वो उस तरह से उनकी एक अजीज़दारी थी जो कि हमारे भी दोस्त थे, मिर्ज़ा, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, मिर्ज़ा परवेज़ वाले साहब। तो मैं पहले अपर माल में रहता था, वो स्कॉच कार्नर में रहते थे, तो उस निस्बत से हमारा एक ताल्लुक था। तो फिर उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई। वो दिन गया और आज का दिन कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। बहार आए, ख़ज़ा आए, हमने सारा एक वक्त जो है मुस्लिम लीग के साथ ही गुजारा। जी सर, नजरिया मुस्लिम लीग नून का नजरिया क्या है? उस टाइम तो ये मुस्लिम लीग नून भी नहीं थी, लेकिन ये है कि आपने शहबाज शरीफ साहब से मिले, आप उनके हो गए, आपको उनसे मोहब्बत हो गई या सियासी तौर पे आप अटैच हो गए। तो क्या नजरिया क्या था आपका उस टाइम के? क्या नजरिया लेके आप शहबाज शरीफ साहब के साथ अटैच हो गए? मेरा ख्याल है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहियतें डाली हुई हैं, और आप देखते हैं कि प्रोफेशनल के लिहाज से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, और
मेरे अंदर जो एक डे फर्स्ट से एक अल्लाह पाक ने एक जुनून डाला था, वो इंसानियत की खिदमत का जुनून था। जी। और बहुत छोटी सतह के ऊपर ही उस वक्त भी हम इलाकाई सतह पर अपर माल बस्ती सैदन शाह के अंदर मेरी रिहाइश थी, तो वहां आप ये कह लें कि सियासी शऊर जो है वो बहुत ज्यादा था। वहां एक इस्लाही कमेटी थी कि जिसका पूरे मुल्क में मार्शल लगा होता, तो वहां पर जो है वो वोट की पर्ची से ही सदर और जनरल सेक्रेटरी का और बाकी उहदों का चुनाव होता था। तो वो इस्लाही, फिर आप समझ सकते हैं कि जब एक इस्लाही कमेटी हो तो फिर उसका काम ही लोगों की इस्लाह है, वेलफेयर है, तो आप उसका हिस्सा जब रहे हो तो वो लाजमी बात है। और सियासत भी, तो ये जो आजकल आप देख रहे हैं ये तो कुछ और ही रुख इख्तियार कर गई, वरना तो इसका सियासत का तकाजा जो मैंने समझा है कि ये एक ताकत का हसूल है, और वो एक ऐसी ताकत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देता है इक्तदार की सूरत में, एक एमपीए एमएनए बनने की सूरत में, एक इलाके का चेयरमैन और एक काउंसलर बनने की सूरत में, वो आपके पास दरअसल एक इख्तियार होता है, और वो अल्लाह की तरफ से एक दी हुई अमानत होती है लोगों की, कि जिसको आप इस्तेमाल करके जिस सीट के ऊपर भी हैं उसका तकाजा, चाहे इंसाफ है और चाहे लोगों की अमानतें आपके पास हैं, या चाहे उनके लिए एक हकूक के लिए उनके लिए जद्दोजहद करना, कि गलियां बनवाना, सड़कें बनवाना, स्ट्रीट लाइट का इंतजाम करना, स्कूल बनवाना। तो मैं समझता हूं कि मैं तो यही कुछ ही मैंने सीखा है जिंदगी में, और यही कुछ अल्लाह के फजलो करम से जो है वो किया है। तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर जो है नजरिया, अगर आप बहुत आगे की तरफ चले जाएंगे, मैं आपको तहरीके पाकिस्तान में ले जाऊंगा और आप मुझे वहां पर, तो फिर कभी आप मुस्लिम लीग का नजरिया क्या था, और जाहिर है कि मुस्लिम लीग जिस तरह से मार्ज वजूद में आई, वो आपको पता है कि पाकिस्तान की खालिक जमात है। लेकिन बदकिस्मती से अब आप हाफिज साहब, आप नजरिए अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अब आपका जो करैक्टर है असल में तो वो आपकी निशानदेही करता है कि आप चाहे नाम आपका जो है वो जैसे मदीना शॉप लिखा होता है, दूध की दुकान के दूध की दुकान के ऊपर लिखा होता है मदीना शॉप, लेकिन क्या वहां से आपको दूध जो है वो खालिस मिल रहा होता है? इसलिए जो है वो नजरिया तो हमारा एक ही है, वो नजरिया जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, के लोगों की बेहतरी कैसे करनी है, अपना जो हमारा मुल्क है इसके अंदर जो है वो किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। नजरिया तो मैं समझता हूं यही हमारा है और यही होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन होते हैं 85 में जुनेजो दौर में, और मियां साहब इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद फिर 88 में एक पार्टी के तौर पर लड़ते हैं। तो हर इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम लीग है उसका नजरिया चेंज होता हमें नजर आया, नारा चेंज होता नजर आया। मतलब 88 में कुछ और था, 90 में कुछ और था, 93 में और नजर आया, 97 में और नजर आया। फिर आप लोग जो है वो जिन दिनों में आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की, उन दिनों में बेनजीर साहिबा भुट्टो साहब की वो चल रही थी, तहरीक चल रही थी, बेनजीर आती है 86 में। तो वो नजरिया चलते 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 मिसाक जमहूरियत तक पहुंचता है। वहां पर फिर दोनों का नजरियाती तौर पे वो बड़ी चीजें इनकी एक जैसी हो जाती। फिर चलते चलते आज का दिन आया, और आज के दिन आके तो जो नजरिया है वो मुस्लिम लीग नून का, आज का नजरिया उनका अगर देखा जाए, जो चल रहा है, करंट सिनेरियो चल रहा है, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी दोस्ती चल रही है, आज नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है कि जो इनका मुशर्रफ दौर में था। तो मैं इस लिहाज से नजरिया पूछ रहा था, इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। सर, आपने पहला इलेक्शन का नजरिए की बात आप कर रहे हैं या नजर की बात कर रहे हैं? नजरिया, इंशाल्लाह इस पे अभी आगे और बात अच्छा, तो उसमें यह है कि भाई मैंने तो आपको पता है कि पहला जो इलेक्शन कंटेस्ट किया था वो आपके इलाकों से किया था, जिसपे अल-फैसल टाउन, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये चौधरी कॉलोनी, दुबई टाउन वगैरह यहाँ पर था। तो मैं नया उस वक्त इस इलाके में आया था, लेकिन मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों ने, इस इलाके ने भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब करवाया। और फिर आपने देखा कि होने को तो मैं काउंसलर था, लेकिन जो एक पार्टी में मुझे मुकाम था उसका मैंने भरपूर फायदा उठाते हुए, जिस तरह से आपके इलाकों के अंदर जो है तरक्याती काम शुरू किए,
और जो जिस तरह से आपने देखा कि आपका सी ब्लॉक जो है जी। तो वहां पर एक बहुत बड़ा जोहड़ था जी। और मैं एक दिन जब जुम्मे का दिन था वहां से गुजर रहा था जी। तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग थे और उन्होंने लुंगी पहनी हुई थी और उनकी जो है वो बाल्टी जो है वो घर के साथ चादरें लगी हुई थी और वो जोहड़ के अंदर बाल्टी गिर गई जी। तो वो बाल्टी को उठाने लगे तो वो खुद भी गिर गए। जी। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ। मैंने वहां पर दुआ की, मैंने कहा या बारी ताला मुझे ये तौफीक दे कि मैं इस जोहड़ को फिल कर सकूं जो कि पिछले 20 साल से मैंने सुना कि लोगों के लिए वो बहुत बड़ा एक तालाब था जिसमें पानी पूरे इलाके का आता था क्योंकि सीवरेज का कोई निजाम नहीं था। तो हाफिज साहब अल्लाह के फजल करम से आपने देखा कि फिर वो आइडिया भी खुद ही मैंने जनरेट किया कि जब तक यहाँ पर निकासी का इंतजाम नहीं होता इस जोहड़ को खत्म नहीं किया जा सकता। तो वहां पर जा बजा तौर के ऊपर पाइप बिछाए और उस पानी को हम बाहर बादशाह रोड के ऊपर लेकर आए और उस जोहड़ की फिलिंग करवाई और उसके आसपास जितनी गलियां थी फिर कब्रिस्तान वाला रास्ता था, सब लोग जो है वो उधर सी ब्लॉक से वहां जाते थे तो उसको मैंने जो है वो बनवाना शुरू किया और जैसे ही वहां पर बनवाना शुरू किया वहां चूंकि कंटोनमेंट की तरफ से कुछ पाबंदी थी और मैंने खुद जाकर जो है वो कमांडेंट साहब के साथ जो है वो मीटिंग की और आपने देखा कि वहां पर हमने सड़क जो है वो बना दी और इसी तरह से बहारशाह रोड आपका बड़ा दरयाना मसला था और इसको अल्लाह के फजल करम से तामीर करवाया। सो कहने का मतलब ये है कि ये वो काम नहीं थे कि जो एक काउंसिलर कर सकता था या इलाके का चेयरमैन कर सकता था, लेकिन जो मेरा एक ताल्लुक था शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, पार्टी से और ख्वाजा अहमद हसन साहब से, तो उसके टाइम जो है वो आपने देखा कि सिर्फ इन इलाकों के अंदर ही नहीं बल्कि ये दुगैत वाली सड़क को करवाया और इसके साथ जो है ये जो आप हरबंसपुरा रोड है इसको भी तामीर करवाया और मैं चूंकि रिहेबिलिटेट कमेटी एक चीफ मिनिस्टर ने बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने जिसमें ख्वाजा अहमद हसन साहब थे और मैं भी मेंबर था। आप ख्वाजा साहब को लेके भी बिल्कुल लेकर आया, मैंने डिस्प्ले करवाई और फिर ये इलाके को उस वक्त आप कह लें कि एक तरक्की मिली क्योंकि इस तरफ को तो कोई आता ही नहीं था, इसको तो शहर का एक हिस्सा ही नहीं समझा जाता था। ये आखिरी शहर लाहौर की यूनियन काउंसिल हुआ करती थी। तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस इलाके में लेकर आया और लेकर आए तो ये अल्लाह की मेहरबानी के अल्लाह पाक ने काम ले लिया और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से चंगा पानी प्रोग्राम शुरू किया 12-13 हजार घरों को जो है वो पानी दिया और बहुत बड़ा ये एक चैलेंज था कि यहाँ पर जो है अल्ताफ कॉलोनी रोड को जो है वो तामीर करवाया उस दौरान और वहां पर एक नाले की तामीर उस वक्त शुरू की और जब ये चंगा पानी प्रोग्राम जो है वो वास्को चंगा पानी प्रोग्राम जो है वो फेस मीडिया को लेके आए थे मैं। हाँ बिल्कुल, तो उस वक्त ये इधर के लोग जो थे वो हेपेटाइटिस A, B, C का शिकार हो रहे थे गंदा पानी पीने की वजह से और निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। तो इसको मुकम्मल किया और फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करके फेज 2 जिसमें अल्ताफ कॉलोनी, चूंगी, गुजरपुरा ये इन इलाकों को पहले नलके लगा के मुशर्रफ दौर में आप लेके आए थे। ये तो फेज 1 जो था वो मुशर्रफ दौर में आया था और उस वक्त, लेकिन बात ये थी कि वो आपको सारी इल्म में है कि किस तरह से हमने एक मीडिया की एक भरपूर ये आवाज बनाई और जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो इस तरफ को जो है वो राग़िब हुई। लेकिन जब फिर मैं एमपीए बना, हालांकि एमपीए तो मैं दरोगा वाला से मुंतखब हुआ था, लेकिन ये इलाके मेरा अपना घर है और मैंने यहाँ पर फेज 2 शहबाज शरीफ साहब से मंजूर करवा के तो फिर वहां जा बजा तौर के ऊपर ट्यूबवेल लगवाए नए और डिस्पोजल को एनहांस किया। आज आप देख रहे हैं मसाइल जरूर मौजूद हैं और जो सर्विसेज प्रोवाइडेड जो भी इदारे होते हैं उनसे लोगों को लामाला शिकवा भी रहता है, लेकिन वो ये जरूर देखें कि अगर खुदा ना खास्ता आज ये पानी के यहाँ पर ट्यूबवेल ना लगते और सीवरेज इन इलाकों के अंदर ना लगता तो ना कोई गली बनती ना कोई सड़क बनती, क्योंकि अगर बनती भी तो वो टूट जाती वो। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का एहसान अजीम है और मैं तो ये कहा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और जिन जिन लोगों ने भी इसमें खिदमत अंजाम दिए हैं उनको अल्लाह पाक ये इसको बख्शिश का जो है वो उस टाइम ये मिसाइलिस्तान था, मतलब आपने जब अल्फैसल टाउन को दिया टाइम, C और D को आपने टाइम दिया, उस टाइम वहां पे क्या हालात थे? मतलब वो गहरे खड्डे और ये बहुत बड़े बड़े
छप्पड़ और ये वो इस तरह की चीजें थी। ये इलाका तो खैर उससे भी बहुत गया गुजरा था। आप वास्को लेके आए, स्टार्टिंग में पानी मिला लोगों को, साफ पानी, यहाँ पे गर्कियां थी और दूसरा पानी पी रहे थे। और वो मैं खुद इस चीज का गवाह हूं कि जो रिपोर्ट्स हमने इकट्ठी की आपके साथ मिलकर, आपने बुलाया था हमें, तो वो उस टाइम पे आपने बड़ा जबरदस्त काम किया। लेकिन एक टाइम होता है हर चीज का। इदारा बन गया, चल रहा है इदारा। जो इदारे जिस तरह से चलते हैं, जो कैलकुलेशन होती है, आबादी की कैलकुलेशन होती है, आप उस हिसाब से चलते हैं, जो वो हमें नजर नहीं आया। अगर मैंने जाके, आपने खुद मुझे कहा कि आके आप चेक कर लें, जब मैं आया चेक करने, तो वो निज़ाम नहीं मुझे नजर आया। बस ये था कि एक बिल इकट्ठे हो रहे हैं और एक आबादी के लिहाज से जो एक सिस्टम होना चाहिए वो नहीं, उसमें सिस्टमेटिकली काम जो होता है ना वो उधर नजर नहीं आया। बस ये है कि ऊपर नीचे चल रहा है। वो अकेले आप थे, अगर बिल आ जाता था तो बिल कम होता था तो आप लोग मुखैर हज़रात मिलकर बिल पे कर देते। मतलब एक होता है ना कैलकुलेशन एक इदारे की, वो आगे जाके सिस्टम वैसे चलता नजर नहीं आया। मतलब लोगों के बड़े खर्चात, फिर इवन यहां तक के अब के मैं आपको बताता हूँ, एक बड़े पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा कि बेसिकली हम वास्को की वजह से इग्नोर हो रहे हैं, हमारा इलाका वास्को की वजह से इग्नोर हो रहा है। अगर हो सकता था कि अगर वास्को ना होता तो हमें ज्यादा सहूलतें मिल जाती। क्या आप इस बात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हाफिज साहब, बात यह है कि ये जो इलाका है, पहली बात तो यह है, बड़ी माफी के साथ मैं कहूंगा कि इस इलाके की हालत यह हुआ करती थी कि एक बारिश होती थी तो लोगों के घर जो है, घरों में पानी जो है वो दाखिल हो जाता था। घर नीचे, गलियां और सड़कें ऊंची और कच्ची, और पानी का निजाम कोई नहीं, और कब्रिस्तान आपके बह जाते थे। तो उस मौके के ऊपर भी मैं डीसी लाहौर सजाद भुट्टा साहब को जो है वो यहां पर लेकर आया। तो जब मैं लेकर आया और वो दाखिल हुआ इलाके में, तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा मैं यहां पर काम कर रहा हूं, और भैया आप तो कब्जा ग्रुप है, ये तो गवर्नमेंट, ये तो जगह ही जो है वो हुकूमत की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, और आप लोगों ने यहां पर कब्जा किया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि लोगों को पता नहीं है कि हम इन प्रोग्रामों को किस जिद्दोजहद के साथ जो है वो यहां पर लेकर आए हैं। जब मैंने अल्ताफ कॉलोनी रोड का इब्तिदा किया, और उस वक्त तो मैं काउंसिलर भी नहीं था, उस वक्त तो मैंने वोट भी नहीं लिए थे, लेकिन मैं चूंकि चीफ मिनिस्टर की टीम का हिस्सा था, तो मैंने जब यहां पर पहला प्रोग्राम जो है वो रखा बिस्मिल्लाह चौक के अंदर, और मैं उस वक्त अल्लाह जनरल रिसीव कर, मतलब परवेज साहब आए, सब लोग आए, ख्वाजा अहमद हसन साहब आए। तो उस वक्त जब रोड में लेकर आया तो जो लोग सर्वे करने के लिए ऑफिसर आए थे, उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये रोड तो इन इलाकों के लिए है ही नहीं, ये तो रोड जो है वो उन इलाकों के लिए जो ऑलरेडी आगे डेवलप है, तो ये तो बिल्कुल अनडेवलप एरिया, यहां तो रोड हम बनाएंगे भी तो वो टूट जाएगी। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमने कहा कि हमने इस रोड को जो है वो बना के छोड़ना है। तो पहली इब्तिदा हमने ये की थी कि यहां ज़रार शहीद रोड से लेके और बिस्मिल्लाह चौक तक, और बिस्मिल्लाह से लेकर अल्ताफ कॉलोनी के एंड तक जो है वो रोड को लेकर गए हैं, और इतनी मजबूत रोड बनाई कि शायद आज भी उसकी खुदाई कर ली जाए तो वो आपको वहां से जो है वो उसी तरह से रोड जो है वो मिलेगी। चाहे जाके वो बाद में मट्टी वट्टी डाल के लेवल ऊंचा करने के लिए ऊंचा करना पड़ गया उसको। सो कहने का मतलब ये है कि ये बातें करना बड़ा आसान होता है। मुझे आप बताएं ना, आप क्या अगर वास्को को एक तरफ रख दें, क्या उसके अलावा किसी ने जो है वो कोई 10 फुट वहां पर पानी का पाइप बिछाया? किसी ने कोई सीवरेज लाइन जो है वो बिछाई है? किसने उनको मना किया है कि वो आप ये काम ना करें? और आप अपनी हालत जो है वो अल-फैसल टाउन, ये बिल्कुल अगर बाउंड्री के उस पार चले जाएं अल-फैसल टाउन, तो आपको मेरा ख्याल है कि एक गटर का ढकना लेने के लिए आज भी शायद एमपी एमएनए तक जो है वो आपको अप्रोच करानी पड़ती है, और आपको ढकना जो है वो जाकर कहीं जाकर मिलता है। और यहां पर वास्को का, अभी आपने निजाम की बात की, वास्को के अंदर इस तरह से नहीं है। वास्को के अंदर अल्लाह के फजलो करम से अगर आपको ढकने की जरूरत है तो उसके लिए कोई सिफारिशों की जरूरत नहीं है। आप कंप्लेन करें, बल्कि हमने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है, और जब बरसात आती है हम एसओपीज को और टाइट कर देते हैं, ताकि ये अल्लाह का एहसान अजीम है, अल्लाह पाक बड़ी बात ना करवाए। आज तक कोई ऐसा मेजर हादसा नहीं हुआ, वरना आपने देखा कि जो वास्को के अलावा एरिया हैं, कई जगह के ऊपर बच्चे गिर गए, कई जगह के ऊपर जो है वो डेथ हो गई, और कई जगह जो है वो
एसडीओ के ऊपर जो है और एक्सचेंज के ऊपर एफआईआर जो है वो हुई है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि पेप्सी रोड है जी, उसकी हालत नहायत जो है वो खराब है। बल्कि पेप्सी रोड पे वो ही लोगों के लिए अजाब बना। मैंने खुद कर दी बात आपको। बात ये है नेक्स्ट मेरा यही क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन की बात नहीं है, वो पेप्सी रोड का मसला ये है कि जो उसकी इब्तिदा है वो इतनी है और पीछे जो आबादियां हैं वो 20-30 हजार लोग जो है वो गुजरगाही उनका वही है। और जब वो शुरू होती है वहां से सड़क से तो एकदम से आप देखेंगे कि ऊंची है और आते साथ ही वो नीचे हो जाता है इलाका जो है। तो उसके अंदर जितनी मट्टी और इतने इतने बड़े ट्राले वहां चलते हैं उस सड़क के ऊपर कि वो अक्सर जो है वो गटर को तोड़ देते हैं और वो गटर के अंदर जब तोड़ते हैं तो सारा मलबा गटर के अंदर चले जाता है। आपने बड़ा बड़ा टाइम दिया, पूरी रात आप खुद खड़े होकर कहिए, लेकिन अब उसका मुस्तकिल हल क्यों? अब मुस्तकिल उसका हल वो अल्लाह के फजल करम से हो चुका है। मुस्तकिल हल ये है कि हमने उसके जो है वो गटरों को वो रेजिंग कर दिया है, बना दिया है। अब सड़क वहां पर बननी है और वो उसी लेवल के ऊपर सड़क बननी है। उसके लिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल मुझे ये बात करने में कोई आर नहीं है कि अपना ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब और अयाज सादिक साहब ने बड़ी मेहनत की है इस इलाके में। आप देखें कि आज इन इलाकों के कोई पूछता नहीं था, मगर आज जाबजा तौर के ऊपर जो है वहां पर जो है वो काम हो रहे हैं। और आपके जितने चेयरमैन हैं, ख्वाह वो तारिक अमान साहब हो, चौधरी अशरफ साहब हो, मकसूद गुज्जर साहब हो, तो आप कहेंगे कि कोई सियासी बात कर रहा है, नहीं, इन लोगों ने कोशिशें काबिशें की है। हालत जो है वो आगे से इन इलाकों की जो है वो आगे से बहुत बदली है। अच्छा सर, आप गारंटी करते हैं कि जी वास्को में करप्शन नहीं हो रही? मैं आपके स्वीपर से लेके और जो आपके ऑफिस का अमला तक पैसे ले रहा है, अवाम कहती है। देखिए हाफिज साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह माफ करे कोई इदारा भी आपका इसकी आप वो ये कहें कि इन चीजों से मुबरा है तो वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात यह है कि जो लोग बात करते हैं उनका काम नहीं है कि वो सबूत के साथ बात करें, और अगर वो सबूत के साथ बात करें और उसके ऊपर अगर एक्शन ना हो तो देन फिर वो सरबराह को जाएगा इसका इल्जाम कि जनाब हमने तो बात की थी मगर हमारा मसला भी हल नहीं हुआ और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं हुआ। सर इस तरह के तो खैर बहुत केस हैं। आप अगर बैठे हो तो आप तक रसाई हो जाए तो लोगों का काम हो जाता है। अगर आप ना बैठे हो तो वास्को का ऑफिस किसी सरकारी इदारे से कम नहीं है कि भाई जाएंगे और उधर बात ही नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है। देखिए हाफिज साहब, मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप अपनी एक टीम के साथ आए। आपने उस नजर से कभी भी वास्को को नहीं देखा। आपने मुआवजा करना है तो फिर किसी सरकारी दफ्तर का भी करें और वास्को का भी करें। आप ये देखें कि जो हमने एक प्राइवेट तौर के ऊपर वहां से उस इदारे से मैं कोई तनख्वाह नहीं ले रहा और मुझ समेत जितने भी उहदेदार है कोई बंदा तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अल्लाह की रजा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जो बाकी मुलाजमीन है वो तनख्वाह जो है वो जरूर लेते हैं। आखिरी दफा आप कब गए थे वास्को के ऑफिस में? जी आखिरी दफा आप कब गए? हाँ, ये बड़ा आपका अहम सवाल है। सवाल ये है कि मैं पिछले 1 साल से जो है वो मैं वास्को को टाइम नहीं दे पा रहा और उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि एक तो ये है कि कहते हैं कि किसी के ऊपर एहसान करे ना तो उसके शर से बचे, और ये आज आपके हो चुका हुआ है कि मुझ समेत कई लोग जो हैं वो आप ये समझ लें कि एक वक्त होता है कि आपकी बर्दाश्त होती है, एक वक्त होता है कि आपका एक जज्बा होता है, मगर अब उम्र का भी एक तकाजा चल रहा है। मैं बीमार भी हूं वैसे भी, तो मैं अब शायद सर कौन उतना बेहतर 1 साल से नहीं गए जो है वो परफॉर्म ना कर पाऊं जितनी बेहतर लोगों की तवक्को है। वास्को को कौन संभाल रहे हैं? मैं समझता हूं कि जहां तक संभालने की बात है, हमने मशवरे के साथ जो है वो असगर पटवारी साहब को इसके लिए किया था कि वो ऑपरेशन जिम्मेदारियां वो निभाएंगे। और लेकिन मैं कोई वास्को से उस तरह से ला ताल्लुक नहीं हुआ कि जो उसकी बेहतरी के लिए इकदाम हैं हुकूमती सतह पर या दूसरी जगह पर, वो आज भी मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। अच्छा सर, अब आप 1 साल से नहीं जा रहे, वहां पे करप्शन भी हो रही है, आवाम जाती है, बात नहीं सुनी जाती, स्वीपर जो है अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ऐसे ही हालात हैं। सारा मैं रिपोर्ट लेके तो सर इस्तीफा दे दें आप, 1 साल हो गए।
आप जा ही नहीं रहे तो इस्तीफा दे हाँ, वो किसी और को बना दे सदर। बिल्कुल ये बात सही है आपकी जी कि इस्तीफा देने वाली बात, जी लेकिन उसमें आपने ये बात कर दी। मैं इस्तीफे की तरह ही घर बैठा हुआ हूं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है अभी। जी प्रॉब्लम्स ये, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि एक तो कोई 2.5 से 3 करोड़ रुपया जो है वो इस वक्त तक वासा ये क्लेम करता है जी कि ये जो आपके वो जस्टिस साकिर निसार साहब जी वो लगाकर चले गए थे, जी और वो हर उस घर के ऊपर लगाकर चले गए कि जिन्होंने अपने घर की मोटर भी लगाई हुई है उसके ऊपर भी वो चार्जिंग जो है वो लगा के चले गए हैं। सही। उसी चार्जिंग का ही आज तक जो है वो केस जो है वो हमारा वास्को का भी चल रहा जी। है, और इसके अंदर बकायदा तौर के ऊपर जो है, मैं जब ऑपोजिशन में था जी तो मेरे संबंध तक जो है जी। वो उन्होंने निकाल दिए थे। जी क्लेम ये नहीं कि वहीदगुल से वो पैसे लेने हैं, जी। क्लेम ये है कि आप जो इस्तेमाल पानी कर रहे हैं वास्को का, सीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पैसे आप लेते। जी। तो मैं बीच में वो दीवार एक बना हुआ हूं। जी अगर मैं आज मैं कह दूं कि ठीक है जी, ओके, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, पैसे लेने हैं तो बिल, यही बिल जो आप दे रहे हैं, तो इसके अंदर 1-2 हजार रुपए का पर मंथ का जो है वो इजाफा हो जाएगा, जी। और उस केस को जो है वो हम लड़ रहे जी। हैं। और कोशिश हमारी यही है कि मैंने ये क्लेम किया है कि ये चूंकि मंसूबा एक अवाम और हुकूमत का मिलकर बनाया हुआ मंसूबा है, तो जो वास्को को जिस तरह से बासा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसी तरह से वास्को के ऊपर जो है वो नहीं होने चाहिए। ये कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, बल्कि यहां तो गरीब गुरबा लोग रहते हैं। ये एक चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम था, पुअर पीपल फॉर बिग सिटी, उसके अंदर से हम पैसा निकाल कर लाए थे और लगाया था। तो इन गरीबों के ऊपर ये बहुत बड़ा जो है वो जुल्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त हायल है कि जिसको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट है इस टाइम, आप इस गवर्नमेंट से कोई फायदा भी ले सकते हैं, ये भी वजह हो सकती है। जितनी आपकी अप्रोच है, जितने आप लीडरशिप के करीब हैं, आप जो है वो वास्को के लिए कुछ ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो सर वो जरूर गवर्नमेंट मतलब वास्को को अगर वासा के हवाले कर दिया जाए और ज्यादा बेनिफिट्स ले लिए जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? ये बड़ा आपका एक अहम सवाल है। वासा को हवाले करने के लिए मैं कम से कम 3-4 जो है वो ऑफिशियल लेटर लिख चुका हूं, और मैंने बारहा मर्तबा ये कोशिश की है कि वासा को ये सिस्टम और निजाम जो है वो चला जाए। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वासा, मैं तो आपके तवज्जो से कहता हूं कि वासा आज आए और इसको सिस्टम को हम उसके हवाले करने के लिए तैयार हैंड ओवर करने के लिए आप हर वक्त हैं। बिल्कुल जी, यानी वासा अगर चाहे तो। अब बिल्कुल, चलो ठीक है। वासा चाहे नहीं, बल्कि वासा को हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा सर, जो घोस्ट कनेक्शन है, घोस्ट जो कनेक्शन है, वो हमने थोड़ा सा सर्वे किया। पेप्सी रोड पे उधर सर्वे उधर हैं, चुंगी में है, दुगैच में है। तो क्या आप लोग उसके लिए क्या करते हैं? अगर वो कैसे पता चलाते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे लगे हुए, जितने आपके इलाके में, वास्को के इलाके में असर और रसूख रखने वाले लोग हैं ना, वो सबके गिर्द 100-200 कनेक्शन फ्री लगा। आप साहब एक मेरी गुजारिश सुने, ये बात आपने कुछ साल पहले भी की थी, उससे पहले भी की थी, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मुझे कम से कम 100-200 तो बड़ी दूर की बात है, मुझे 2-4 नाम ही आगे हो कि यार ये नाम है। हाँ, उनके खिलाफ देखिए, एक मेरी बात सुने, अगर कहीं पर नजायज कनेक्शन लगता है तो इसका फायदा किसको जाता है? इसका तो नुकसान हर उस बंदे को है जो कंज्यूमर है उसका, वास्को को नुकसान जाता है। तो हम वो नुकसान क्यों करेंगे? मैंने तो बल्कि एक दफा अपने, जब मैं एक्टिव था, तो एक टीम बनाई थी बकायदा तौर पर, उसके अंदर खवातीन भी शामिल थी, जो घर के अंदर लोग कहते थे हमारा कनेक्शन नहीं लगा, तो हम वो टीम उनको पूछती थी, फिर अच्छा आप पानी कहां से इस्तेमाल करते हैं? तो वो कहते थे हम अपना मोटर लगाई हुई है। तो वो घर के अंदर जाकर सर्वे करके आती थी कि आया बाकी ये मोटर के जरिए से पानी ले रहे हैं या वास्को का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें भी गोश्त हमने बिल्कुल उस वक्त भी बहुत सारे कनेक्शन पकड़े थे। मैं ये नहीं कहता कि कोई कनेक्शन ऐसा नहीं होगा कि जो गैर कानूनी तौर पर नहीं लगा होगा, लेकिन जब भी वास्को को पता चल जाए, ना सिर्फ उस कनेक्शन को काटा जाता है, बल्कि 3 साल का जो है वो उनको जुर्माना भी जो है वो, जिस तरह से वासा का
निजाम है, उसी तरह से 3 साल का बिल भी जो है जी। वो उससे चार्ज किया जाता है। अच्छा सर, चलें अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन है नहीं ऐसा। यार ये मैं ये जितना सर- बास्को से अपनी जान छुड़ा, आप मुझे जी। फिर बास्को में ले आए हैं। सर, अच्छा, आज सर, ये आपके साथ टॉपिक सियासी बात करेंगे। सर इस पे सियासत हो रही है ना, इसीलिए सवाल हो रहे हैं आपसे। आपने जो टीम बनाई हुई है वो सारी अपने सियासी लोग बीच में डाले हुए टीम में, तो सियासत वास्को पे पूरी होती है, ये ना कहें कि सियासत नहीं होती वास्को पे। अच्छा सर, आज आप जब एमपीए बने तो जिस इलाके में बने उसका बताएं, वहां पे आपने क्या क्या काम करवाए? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए बात ये है कि मैं अगर आज बात करूंगा ना जी तो वो तो सारी बातें करते हैं, चाहे कुछ किया हो तब भी। मजा तो तब था हाफिज साहब कि आप कहते हैं ना, जिस तरह मैंने यहां सर्वे किया है, आप जाकर उस इलाके में सर्वे करें बिल्कुल, और फिर आपको पता चले कि जिन इलाकों में पानी नहीं आता था वहां पर अल्लाह के फजलो करम से 4 ट्यूबवेल जो है मैंने नए लगवा कर दिए उनको। स्कूलों को जो है वो अल्लाह के फजलो करम से अपग्रेडेशन जो है वो करवाई, उधर गलियां सड़कें और सीवेज जाबजा तौर पर डलवाई। और सबसे बढ़कर वहां पर बहुत बड़ा मसला था, और 2 मसले थे, एक तो पानी की कमी का और दूसरा धुआं वहां पर जो फैक्ट्री देती थी। और उन्होंने ना सिर्फ अल्लाह के घर जो हैं वो काले हो गए, बच्चे वहां बीमार हो गए, उसके ऊपर अल्लाह के फजलो करम से मैंने अनथक काम किया और जा बजा उसका रिजल्ट भी निकला। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अच्छा, पिछले दिनों हम लोगों ने एक साबका एमपीए साहब का इंटरव्यू किया था, तो मेरा उनसे सवाल था कि आप लोगों को मिले नहीं, आपने लोगों को अपना नंबर नहीं दिया, आपकी टीम नहीं थी। तो ये वहीद गुल साहब का खासा है कि जब ये वहीद साहब किसी इलाके से काउंसलर या एमपीए बने तो आम आवाम के पास इनका नंबर था और 24 घंटे की सर्विस थी। वो जो भी फोन करता था रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो वहीद साहब का नंबर सारी आवाम के पास था और पूरे हल्के में लोगों को पता था कि हमारा एमपीए वहीद गुल है और उसका ये नंबर है। तो जब आप बल्दियात के इलेक्शन नहीं करवाते, जब आप चलाते नहीं है इस तरह का निजाम, तो फिर एमपीए साहब को आवाम को नंबर भी देना पड़ता है और आवाम की बात भी सुननी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बड़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो फिर ये माइंड में रखें कि आपकी गवर्नमेंट बल्दियात का इलेक्शन नहीं करवाती तो फिर आवाम के काम आपको करने पड़ेंगे हर तरह के, वो चाहे गली नाली हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे वापडा का मसला हो, बाकी ये आपको करना पड़ेगा। ये वहीद गुल साहब की बिल्कुल खसूसियत है कि ये जहां पे फिर टाइम देते हैं, फिर पूरा टाइम देते हैं और वो दुनिया याद करती है। मैं इनके हल्के में फिरा हूं और वहां पे लोग, आज भी मैं वहां के ही एक आदमी के साथ बैठा हुआ था, तो वो लोग अभी भी याद कर रहे हैं इनको। वहां से इन्होंने पहली दफा इलेक्शन लड़ा था, लेकिन 4 साल 5 साल में इन्होंने पूरा टाइम उधर दिया और ये ट्यूबवेल जो इन्होंने लगवाए ये बिल्कुल लगवाए हैं, काम इन्होंने बिल्कुल वहां पे करवाया है। कोई भी बंदा वहां पे जाके इन चीजों का सर्वे कर सकता है। जी सर, आगे चलते हैं। सर, इमरान खान और पीटीआई के बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान साहब के बारे में तो किसी ने खूब कहा था कि उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही काफी है। और उसने बिल्कुल ये सही जो है वो साबित कर दिया। चेजा के जो आज की सिचुएशन है उस पे मुझ जैसा एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो कतई तौर के ऊपर खुश नहीं हो सकता, बल्कि मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके लिए जो है वो आसानी पैदा करे। और मैं बड़ा इस मामले में दुखी हूं। लेकिन देखिए हाफिज साहब, जो भी है ये जरूर बात है कि जो कुछ किया गया और जिस तरह से हमले जो हैं वो किए गए ऐसी तनसीबात के ऊपर कि जो निशान थे कौमों के लिए एक अजमत का निशान हुआ करती है। क्या निशान था? कोर कमांडर हाउस? वो नहीं, कोर कमांडर हाउस भी एक हमारे लिए एक अहमियत है। नहीं, खाली जना हाउस नहीं, कोर बजाते खुद कोर कमांडर हाउस भी जो है वो हमारे लिए एक अहमियत की एक अलामत के तौर के ऊपर वो होता है, क्योंकि इसका तो ताल्लुक जो आर्मी का ताल्लुक किससे है? आर्मी ने किससे लड़ना होता है? अपनी आवाम से तो नहीं लड़ना होता ना, दुश्मन से लड़ना होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ और जिन लोगों ने भी ये किया वो ठीक नहीं किया। मगर बात यह है कि करवाया किसने? जब आप दिमागों के अंदर इस कदर किसी के बारे में नफरत पैदा कर दें, इख्तिलाफ राय पैदा कर दें, तो वो क्या करेगा? आप ये देख लें। मैं कई लोगों को जानता हूं कि अगर एक मौलाना साहब हैं
और उन्होंने दूसरे फिरके के बारे में, दूसरे मसलक के बारे में इस कदर अगर जहर घोला हुआ है तो वो एक दूसरे से सलाम नहीं लेते। जी बिल्कुल, मैं एक बात कर रहा हूं, तो बात यह है कि लीडरशिप का काम ये नहीं है। देखिए हाफिज साहब आपके इल्म में है, आप तो हमारा खून है ना, आपको याद होगा कि मैंने क्या सख्ती काटी है और किस तरह से कुब्बत खानों में रहा हूं, किस तरह से जेलें काटी हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या कभी हमने इस तरह की हरकत की? नहीं, हमने एक सब्र के साथ वक्त गुजारा है। सियासत करनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए, ना कि इस तरह के एक बाउंड्री क्रॉस नहीं। एक बाउंड्री जो है वो लिमिट जो है ऐसे वो लाया गया या वो शहीद शुहदा है, बात उन्हीं की वजह से। मैं एक जमहूरियत पे यकीन रखने वाला पॉलिटिकल वर्कर हूं और सियासी जद्दोजहद हमने की है। अच्छा सर, ये सारा कुछ जो है वो प्लान्ड नहीं था कि इमरान खान को इस नहज पे लेके आए कि वो जब सब कुछ उसको बंद गली में लेके गए और फिर? देखिए हाफिज साहब, गुजारिश मेरी ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को इक्तदार दे देता है तो उसको सच्ची बात यह है कि मखलूक खुदा के लिए अल्लाह के हुजूर झुक जाना चाहिए और अपने सियासी इख्तलाफात को, ठीक है वो जो होते हैं लेकिन उसको पसे पुल डाल लेना चाहिए। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं जब एमपी मुंतखब हुआ तो मैंने सबको एक नजर से देखा, ख्वाह को पॉलिटिकल चाहे वो पीटीआई का वर्कर था, चाहे उस इलाके में जमात इस्लामी का था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था सर, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने एक और आप ये करें कि आप एमपी मुंतखब हो जाए, आप एमएलए मुंतखब हो जाए, आप चेयरमैन मुंतखब हो जाए, आप मुल्क के वजीर आज़म और सदर मुंतखब, और आप लोगों अपने मुखालफिन का जीना हराम कर दें। अच्छा, और आप किसी के ऊपर जो है 15 बोरिए हीरमन की राना सनाउल्लाह के ऊपर नहीं डाली कि जिसके ऊपर सजाए मौत हो सकती है। ये कहां का इंसाफ है सर? ये उनकी क्या कहें हम उनको कि ना तजर्बाकारी कह लें, मतलब उनको जब बुला के इमरान खान को और काबीना को और उनके बंदों को और सहाफियों को, हामिद मीर ने कह दिया, इमरान रियाज ने कह दिया, सारों ने कह दिया, उन्होंने कहा जी कि हमें बुला के जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे साहब का वो बताया करते थे, और दूसरा हमें जो उनका जो है वो डीजीआई एसपीआर का जो है वो बताते थे कि जी ये इनकी करप्शन है, शरीफ खानदान की जरदारी की, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मतलब उनको पूरा सबूत देते थे, उनको बताते थे, वही कुछ आके वो बाहर करते थे। जब वो उनका पूरा ज़हन बन गया वो लोग वो करते थे। अब ये हमें तो नहीं लगता कि खान साहब के हाथ में था कि ख्वाजा साहब तो हाफिज साहब अगर मेरी गुजारिश सुने, बड़ी अच्छी बात आपने की है। उनको बुलाकर नवाज शरीफ के मुतल्लक वो कहते थे और उनके ऊपर उन्होंने यकीन कर लिया, तो फिर कोई बात नहीं, अब भी यकीन कर लेना। अब भी जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कह रहे हैं वो फिर उसके ऊपर भी यकीन करने को सच है सब कुछ। सर अब बात ये नहीं है, आप क्या कहते हैं, जिस तरह से पीटीआई टूट फूट का शिकार है, क्या होना चाहिए अब बीइंग जो आप तजर्बाकार सियासतदान है, तो पीटीआई को क्या करना चाहिए इस टाइम पे? खान साहब को क्या करना चाहिए? जैसे नवाज शरीफ साहब ने सब्र किया है, कानून की जंग लड़ी, सियासत उन्होंने एक सब्र एक इस तरह से खान साहब को चलना चाहिए। ये क्या आप देखिए, मैं समझता हूं कि मैंने जैसे आपको अपनी बात बता रहा हूं कि बल्ला मैं दयानतदारी से कह रहा हूं कि इन सारी चीजों के ऊपर मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर खुश नहीं है, मेरा दिल दुखता है। और खास तौर पर मैं आज आपके तवज्जो से एक बात करने लगा हूं और मैं ये कहने लगा हूं कि जनाब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी की जान छूटती है तो फिर यार उस पीटीआई के उस पॉलिटिकल वर्कर का क्या कसूर है? उससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, इज्तिमाई तौर पर करवा लो, फिर उसको भी माफी दे दो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी को माफी देनी है। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए मैं कहता हूं कि जो जेल साजी की आज उसका खुमियाजा जो है वो पीटीआई का वर्कर भी भुगत रहा है, उसकी लीडरशिप भी भुगत रही है और मुल्क भी भुगत रहा है। देखिए इंडिया का चैनल एक दुश्मन मुल्क का उठाकर जब ये चीजों को दिखा रहा था और वो उसके ऊपर खुशियां मना रहा था, नगारे बजा रहा था, तो हमारे और आपके दिलों के ऊपर क्या बीत रही थी उस वक्त जो है। तो मैं समझता हूं कि देखिए अब आपने पूछा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आपने बहुत बड़ा सवाल मुझसे कर दिया। मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं क्या इमरान खान साहब को मैं समझा सकता हूं, लेकिन बात ये होती है कि ये वक्त 12 दफा जो है
वो हम पर भी आए हैं जी और इसका एक ही तकाजा होता है कि आप सब्र करें, जी सब्र करें। और ये अब सब्र करने वाली बात उनमें नजर नहीं ना आती। जी वो पुतली तमाशा जो बना हुआ है, जो चीफ जस्टिस साहब जो कर रहे हैं, तो मुझे बताए ना कि आज की बात जब आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो उन्होंने वो उड़ा के रख दिया है, वो जो जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाया था। जी तो फिर बात कहां जाकर ठहरेगी जी। जब आपको कोर्टों के अंदर भी सर वो इंसाफ नहीं मिलेगा और वहां पर भी ग्रुप्स बन जाएंगे, जी, जी। तो फिर बात कहां जाकर रुकेगी? जुडिशियल कमीशन तो बने ही गलत ना। एक तो सरबराह गलत, उन्होंने अपनी मर्जी का बना दिया। फिर वो जो 10 ऑडियो लीक्स पे करना है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के फायदे में जाती है। वो आप साहब होना चाहिए इस तरह से करें कि कहीं अगर एक आध जज की कमी है ना जी, तो जी। आप जाकर वो उनका जो मर्तबान जो है वो जाकर जो है वो संभाल लें जी, जी। और फिर आप वहां पर बात करें कि वो जुडिशियल कमीशन गलत बना है। और जब कौम का एक तकाजा था, सर, जब सुनिए जी, जी। आज ये जो कुछ है जी। इसका खमियाजा तो मैं समझता हूं जी। कि भुगतना पड़ेगा। जी, जी। वो जस्टिस निसार को भी, साकिब निसार को भी जी, जी। और माशाल्लाह इस चीफ जस्टिस साहब को भी जी, जी। कि कौम को लाकर जहां पर खड़ा कर दिया। आप जरा सुने, जरा सुने, अगर मकसद इंसाफ ही था जी जी तो फिर फुल कोर्ट जो है जी। वो क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? जी। अगर फुल कोर्ट बनाया होता जी तो इंसाफ हो जाता, तो लावाला उसको हम भी मानते, आप भी मानते, पूरी कौम मानती। जी, बिल्कुल। और अगर उस इंसाफ से कोई बाहर जाता जी, जी। तो फिर नजर आता कि फलां जो है वो गलत कर रहा जी। है। तो जब फुल कोर्ट नहीं बनाया और अपने मनपसंद जो है वो जस्टिस को बना के जी। हर दफा वही कोर्ट बना दिए जी। गए और उसी से फैसले ले लिए गए, जी। तो कौन मानेगा ऐसे फैसलों को? जी। अच्छा सर, ये फुल कोर्ट का बिल्कुल मुतालबा जो है वो होता है, जो फरीक होता है वो कहता है तो वो होना चाहिए। वो नहीं बना, वो गलत था, वो बन जाना चाहिए था। लेकिन एक परसेप्शन ये भी है कि फुल कोर्ट में आपके हक में आ जाना था और अगर फुल कोर्ट नहीं बनी तो उनके हक में आ गए। यानी हमारे तो सियासी पार्टी नहीं, तो जब अपने हक में आता है ये अब आपने खुद ही बात कर दी। जी, सही। खुद ही बात कर दी। बिल्कुल मैं उनको नहीं, जब आपने खुद ही कर दी कि आपके हक में आ जाना था, उनको अंदेशा ये था, जी, जी। तो फिर इंसाफ तो ना रहा। ये सारी पार्टियों का मसला है ना कि जब नहीं, फिर आप अपने आप को चीफ जस्टिस और ईमानदार समझते जी। हैं और दूसरे जो चीफ जस्टिस वो जो जस्टिस बैठे हुए जी। हैं वो सब बेईमान है। सर, वो बेईमान सर, है। जिसको आपने रोल दिया, जिसको खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ा, सर, और लेकिन वो अपने मौकफ के ऊपर खड़ा रहा। जी। किसको? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की बात कर रहा हूँ। यही तो मसला है ना इस मुल्क का। जब काजी फायज ईसा साहब की इतनी जायदाद और इतना कुछ आ गया, वो कहते जी मेरी बेगम के नाम है, बेगम आपके पास आ गया। हाँ, तो कहाँ आ गया? सर सारे कहाँ आ गया? सर उसने खुद भी डिक्लेयर कर क्या डिक्लेयर कर दिया। क्या उनके खिलाफ कोई फैसला आया है? क्या ऑडिट होता है जजों का? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट होता है? क्या जजों का बाकियों का होता है? सर जरा सुन लीजिए, मैं तो करप्ट ये नहीं सर, ये देखिए, सिस्टम तो ऐसा इसी ही के है। ऊपर ही सियासत की जाती है, जी। इसी के ऊपर बुहतानबाजी बांध कर सियासत की जाती है। ये आपने कर दिया। जी। आपके इल्म में ये है कि कोई एमपीए, कोई एमएनए, जी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, चीफ जस्टिस और जस्टिस की बात, ये तो अपने डिक्लेयर करने पड़ते हैं हर साल असासे अपने जज। जरा सुनिए ना क्या कह रहे हैं आप। जी, जी। हर एक को करने पड़ते हैं, हर सरकारी अफसर को करने पड़ते हैं। जी। अगर आपको भी, हाफिज शहबाज साहब को भी जी। मेरे शासन के ऊपर कोई एतराज जाए वेबसाइट में जी सर, और मेरे खिलाफ चले जी, जाए, बिल्कुल। इसी तरह से किसी अच्छा जस्टिस। सर, आप पंजाब असेंबली में जब आप एमपीए थे तो आप सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले एक एमपीए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये सच है? इनकम पूरा सच तो नहीं है, क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल एक मामूली सा वो जी, जी। था। मेरे से बहुत बड़े जी। बड़े लोग वहां पर असेंबली में बैठे हुए हैं और उनका बहुत बड़ा टैक्स था। लेकिन एक अच्छे टैक्स पेयर में मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ये चैलेंज कई दफा किया कि इमरान खान से आपसे भी बेहतर मैं टैक्स देने वालों में हूं। लेकिन मेरी जिंदगी को उठाकर देखे कि मेरा जो है वो लाइफस्टाइल क्या है और इमरान खान साहब का क्या है, ये एक बात जो है वो डिबेटेबल है। इसको चेक कर लीजिएगा आज भी वेबसाइट पे जाके कि मैंने इस साल भी कितना इनकम टैक्स दिया है और इमरान खान साहब ने कितना इनकम टैक्स दिया है। जी नहीं, वो खान साहब तो अपना सारा बताते हैं ना कि उनका तो कारोबार ही कोई नहीं है। तो कारोबार तो कोई नहीं है। आपका तो 300 कनाल का घर है, मेरा घर बदलेगा। तो
इमरान खान कोई आम आदमी थोड़ी सर, वो तो शख्सियत है दुनिया की। तो फिर लोगों को किस बात पे कायल करता है कि टैक्स दो, जब आम आदमी नहीं है, लैविश जिंदगी देते है। हैं तो वो अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स देते हैं ना, मतलब ये तो नहीं है कि भी वो एक्स्ट्रा टैक्स दे के उन्होंने फैक्ट्री नहीं तो बाकी जिंदगी तायफ पे गुजारते हैं। मुझे ये बताएं कि जो जाती घर होता है उसका तो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, कोई इनकम टैक्स तो नहीं। मेरे भाई अब मेरी बात सुन ना, बाकी जिंदगी सारी तायफ पे गुजारते हैं। नहीं तो उनके पास तो इतना था, वो तो सारी जिंदगी तो आपको यार वो तो मैं उस चीज में मैं नहीं खान साहब की तरह से या उनके पॉलिटिकल वर्करों की तरह। मुझे ये आपकी पार्टी ने जो है वो टैक्स पेयर क्यों नहीं बढ़ाए, क्यों नहीं बढ़ा सके? मतलब पिछले खान साहब ने तो 20 लाख बढ़ा दिया जो रिकॉर्ड पे है। तो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो खान साहब ने अपने दौर में बहुत अच्छा कर दिया, जिसकी मौजूदा गवर्नमेंट ने आते तारीफ की, लेकिन फिर एक साल में ये 1 लाख बंदा भी ऐड नहीं कर सके। ऐसा है सर। देखिए आपने ये लोगों का सवाल छोड़ दिया है, कोई खान साहब के उसके अंदर कोई इस तरह से नहीं। जरा सुनिए बात ये है कि आप ये देखते हैं कि कोई आज भी ईसीसीपी में के अंदर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि इन 8 माह के अंदर जो है वो कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं। तो जितनी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो लावाला तौर के ऊपर जो रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये एक मामूल की बात है कि हर साल एवरेज जो है वो आपका जो टेक्स्ट है वो ग्रोथ करता है। मगर बदकिस्मती से आपने देखा कि कोविड से लेकर और आज तक इन हालात के तनाजर में मैं मानता हूं इस चीज को कि आपका कारोबार जो है वो उसमें कई गुना कमी आ गई, कई जगह पर खत्म हो गया और कई जगह जो है वो अपने स्टैंड के साथ जो नहीं चल खुश थी, वो तो सारी चल रही थी, गैस दे रहे थे उनको, इंडस्ट्री चल रही थी, टैक्स जमा हो रहा था। जब ये आए हैं इन्होंने, जब खान साहब की हुकूमत गिराई है, जब ये आए हैं इन्होंने पहली जो छमाही में कलेक्शन की है उस पर शहबाज शरीफ और मुफ्ता ने फिर तारीफ की। उन्होंने कहा पिछली गवर्नमेंट का ये बड़ा ये इसमें देखिए खान साहब कहते थे कि 40 लाख अगर टैक्स पेयर आ जाए तो हमारा महीने का खर्चा पूरा होगा, और अगर हम 50 लाख कर लेते हैं तो कहते हैं हम कर्जों की किस्तें भी देंगे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट में वो टैक्स रेवेन्यू भी कम हुआ और मुझे आपके साथ ये बताए ना जो बंद हो गई, जिस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं, मुझे कोई एक बंदा एक नुक्ता बता दे कि वो कौन सी इस्लाहात जो है वो टैक्स के मामले में खान साहब की गवर्नमेंट ने की थी। अच्छा सवाल तो ये है जीरो। वो एक जो आप उसकी टैक्स पे कहां से आ गए सर? वो मैं बताता हूँ आपको 20 लाख जिसकी मैंने तो आपको कहा कि एवरेज हर साल में आते नहीं। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 5 साल में 1 लाख भी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? 2013 से आप मेरे से मेरे बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर बात, टैक्स पे रिकॉर्ड के ऊपर बात हो जाएगी। बिल्कुल बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो बार बार मिसाल दी जाती है ना फैसलाबाद इंडस्ट्री की। अच्छा सर, आप लोगों ने गवर्नमेंट टेक ओवर क्यों की? मतलब क्यों अदम एतमाद लेके आए आप लोग? क्या हालात? ये हमारा एक जमहूरी हक था और इसकी नालायकी जो है इमरान खान साहब की हुकूमत की सर आप लोग जो है वो बेवहा थी, जिसकी वजह से वोट जो है वो डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर जो है वो पहुंच चुका हुआ था। डिफॉल्ट के दहाने पे था क्या? हर लिहाज से किस लिहाज? आप ये देखिए कि कर्जे जो है वो कई गुना जो है वो जो है वो बढ़ गए हुए थे। खजाने में उस टाइम 22 अरब डॉलर पड़ा हुआ था। नहीं गलत है ये फिगर। आप लोगों ने 1 साल में वही लुटा दिया। ये बिल्कुल गलत फिगर, ये आप बिल्कुल गलत फिगर कोट कर रहे हैं। आप देख लें। मैं आपको एक बात के पास जरा सुनिए जब हमने गवर्नमेंट टेक ओवर की है तो ये कहानी ये थी कि हर रोज ये कहा जाता था कि ये मुल्क श्रीलंका जो है बनने जा रहा है, श्रीलंका बनने जा रहा है, श्रीलंका बनने जा रहा है। मगर आपने देखा कि अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पहले मुफ्ता ने नो डाउट के काम किया और अब इसहाक डार साहब जो हैं जिस तरह से कर रहे हैं कि IMF ने आपको पता है कि किन वजूहात की बिना के ऊपर वो कर्जा नहीं दे रहा। जो इमरान खान साहब ने जिस तरह से जो है वो डिफ्यूज किया हुआ था, हमारे नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से 22 अरब डॉलर के मंसूबे लगाकर इस मुल्क की तकदीर को वो बदलना चाहते थे। लाहौर से इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से कराची तक और कराची से गवादर तक मोटरवे का जाल बिछाकर और एयरपोर्ट जो है बनाकर जिस तरह से चाइना जो है 22 अरब डॉलर से आपका ये मुल्क, क्या आप खुदा को गवाह बनाकर ये नहीं कहते कि ये डूबा हुआ मुल्क हमें मिला था, लेकिन इसको हमने रोशनी में बदल दिया और दिन रात मेहनत की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस बिगड़ी सर लेकर आया। सर इस 1 साल की बात करें, जब आपने खान साहब की गवर्नमेंट गिराई है तब आप लोग आए हैं। ये जो 1 साल में आप लोगों ने अवाम का
बुरा हाल कर दिया महंगाई ने, डॉलर डबल कर दिया, पेट्रोल डबल कर दिया, सब्जियां डबल कर दी, महंगाई का तूफान आप लोग ले आए, 2.5 अरब डॉलर तक खजाने में पैसे रह गए, मांग रहे हैं, तांग रहे हैं। आज भी आप कह रहे हैं कि मुल्क खुशहाल हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। जो फिगर्स हैं वो इस टाइम ये है कि IMF भी आपसे नाराज हो गया, वो भी पैसे नहीं मैंने मुल्क खुशहाल होने की बात मैंने नहीं की। ये एक साल में आप लोगों ने क्या किया? मुल्क खुशहाल उस वक्त होता है कि जब मुल्क के अंदर अमन होता है, और एक अमन के लिए जंग जो है वो नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर हमने दुश्मनाने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी और मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। और कब? जब वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब थे। सर मैं अब की बात कर रहा हूँ। अब इसी बात ये है कि सबसे बड़ा बदअमनी पैदा करने वाला शख्स जिसने ना सिर्फ अपनी पार्टी में बदअमनी पैदा कर दी, आज जा बजा तौर के ऊपर आप देख ही रहे हैं। चलती गवर्नमेंट को आप लोग खत्म कर देते हैं, फिर कहते हैं कि जी चलती गवर्नमेंट को हमने खत्म, आप बंदे खरीद लेते हैं आप लोग। वो जो कहने का पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, वो अपने MLAs को और MPs को क्यों नहीं संभाल के रख सका अपने साथ? अच्छा, जैसे आप लोग नहीं रख सके पहले को 5 दफा जी। हमने तो हमेशा जद्दोजहद की है इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए, और आप उसी का तो समर आज आप देख रहे हैं कि क्या आपको इल्म है कि ये जो 18वीं आईनी तरमीम हुई ये उसी का समर है। कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उसका पाकिस्तान को उसका फायदा सूबों को आज जितने स्ट्रेंथेड सूबे आज हैं वो शायद कभी भी नहीं थे। हमेशा छोटे सूबों को शिकवा रहता था, हमारे जनाब हकूक जो है वो पंजाब खा गया, कोई दूसरा कहता था। आज अल्लाह के फजलो करम से सबको यकसा तौर पे ऊपर जो है वो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तमाम वसाइल जो है मिल रहे हैं। सर वो मिल ही नहीं रहे, NLC हो ही नहीं पा रहा। आपने इतना कर्ज चढ़ा दिया, जब मुशर्रफ गए हैं तो इस मुल्क में कर्ज ही नहीं था। आप लोगों ने मिसाके जमहूरियत किया, पीपल्स पार्टी ने 6,000 अरब चढ़ा दिया, फिर आप लोगों ने 30,000 अरब, उसके बाद तो जो भी आता है। अब मुझे ये बताएं ये जरा बताएं हाफिज साहब, जरा आपके रिकॉर्ड के लिए मैं बताना चाहता हूं। बात ये है कि जो कर्ज हमने लिया, बिल्कुल लिया, तो क्या उससे आपको मंसूबे नजर नहीं आए कि हमने जा बजा तौर के ऊपर जो है वो मोटरवेज बनाई और इंडस्ट्री को बूस्ट जो है वो किया, जो है वो कारखाने लगे और एयरपोर्ट जो है वो बने। मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब ने जो 29 अरब लिया वो कहां गया? सर वो तो जहां पे भी लगा, आप जहां पे लगा, अब मुझे बंदा होता तो मैं उससे सवाल करता ना कि जनाब सवाल ना करें, आप अपनी परफॉर्मेंस का जवाब नहीं, आप सवाल ना करें। हमारी परफॉर्मेंस देखनी है तो अल्लाह के फजलो करम से इन हालात के अंदर जाते हैं, आवाम से पूछ लेते हैं। 1 साल हो गया सर, अब साल में क्या हो गया जी? 1 साल में अवाम का बुरा हाल हो गया। और बुरा हाल तो अब देखे ना, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब जब से हुकूमत से निकले हैं वो तो सड़क के ऊपर है। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासी पार्टियों में सिस्टम नहीं है, आपकी पार्टी में भी नहीं है, पता नहीं कैसे चला रहे पार्टी को, जिसका दिल करता है, जो मनपसंद होता है, जो पैसे जमा करवाता है, या जो भी, मतलब उसमें क्या सिस्टम क्या है मुस्लिम लीग में? किस तरह से कोई नौजवान को आप मोबिलाइज कैसे करेंगे कि जी आप इस पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर सिस्टम मौजूद है, और अगर सिस्टम ना होता तो वहीद गुल तो कभी भी MPA ना बनता। अच्छा, मुझे ये बता दें जी, अब PTI में लाए ना, मुझे दिखा दे कोई टिकट। उन्होंने तो जो उनके वर्कर थे, अब ये आमिर खलील साहब को मैं कितनी जिद्दोजहद करता हुआ देखता हूं इस इलाके में, चलो मुझे नाम क्यों नहीं टिकट दिया उसको? सिस्टम नहीं है ना सर, सिस्टम वो तो सिस्टम ऐसे है कि जैसे वो नोटों की दुकान खोलते हैं। मुस्लिम लीग नून में है सिस्टम सर? बिल्कुल सिस्टम है। नहीं, आपको अपने इलाके से MPA का टिकट नहीं दिया, कहीं से भी दे दिया, उनके साथ ज्यादती कर नहीं, वो ये बात नहीं। ये आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की वर्थ जो है वो अल्लाह के फजलो करम से इलाकाई सतह पर, शहरी सतह पर, गांव की सतह पर कितनी है कि मुझ जैसे पॉलिटिकल वर्कर अगर यहां से भी अपने हल्के से भी ना लड़े, कहीं बाहर से भी जाके लड़े, तो 43,000 की लीड जो है वो नवाज शरीफ साहब के टिकट को जो है वो मिलती है। तो आप बताएं कि आने वाले इलेक्शन में फिर आप कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता। पार्टी को आप, ये आपकी ख्वाहिश जरूर होती है, लामाला मेरी ये ख्वाहिश हमेशा रही है और है कि जो मेरा घर है और उसके अंदर से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं जी। लेकिन ये पार्टी की मर्जी होती है कि उसने आपको कहां पे जो है वो खिलाना है और कहां पर वो जरूरत ज्यादा मर्जी होती है। बिल्कुल, निजाम कोई नहीं।
निजाम, ये निजाम की तो बात है, बात को जरा समझे ना, सिस्टम में और मर्जी में नहीं, मर्जी पे, अब मर्जी को तो आप देखेंगे, जरा सुनिए, इसी हल्के के अंदर ही आपको 10 कैंडिडेट और एमपीए के मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि हम पार्टी के ऊपर मर्जी थोपे के लिए मैंने इलेक्शन लड़ना है, लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ना। सर सीनियरिटी देखें, इंटरव्यू लें, काबिलियत देखें, तो मेरा ख्याल वो ये सब चीजें, ये सब चीजें देखकर ही मैदान में प्लेयर को जाए। अच्छा सर, मरूसी सियासत के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या नवाज शरीफ का बेटा बेटी बनेगी, क्या शहबाज शरीफ का बेटा बनेगा? आप लोग भी हमजा हमजा नारे लगाएंगे और मरियम मरियम के नारे लगाएंगे, क्या मतलब आप लोग का विजन क्या है? किस तरह से, मतलब कोई होता है ना मरूसी सियासत के बारे में आप क्या कहेंगे? सियासत देखिए हाफिज साहब, आपने हमेशा छेड़खानी की है, सवाल नहीं किए। बात ये है, ये राना नाम साहब ने भी छेड़ा छेड़ी, मैं छेड़ा छेड़ी नहीं, वो ये बात नहीं है, वो उसका भी मैं कह देता हूं। बात ये है कि अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक घर के 2 अफराद को, 4 अफराद को ये सलाहियत दी है जी कि वो काम कर सकते हैं जो उनको करना चाहिए जी, वो चाहे सियासत का हो या कोई इंडस्ट्री का हो, तो आप इस वजह से उनको निगलेक्ट कर दें कि क्योंकि आपका वालिद या आपका भाई इस काम में, आप नहीं आ सकते। सर तो क्या सलाहियत है हमजा शहबाज में? क्या वो ये कर नहीं सकते? सलमान और हमजा, अगर उनका वालिद वजीर आजम है तो कम से कम सरकारी इदारों में छापे ही मारने के, कोई करप्शन खत्म हो जाए, क्या कर सकते हैं? ये आप साहब, ये आपने क्या बात कर दी? ये कोई एक आध छापों से ये निजाम ठीक हो सकता है? निजाम कुछ के लिए पूरा एक इदारा बनाना पड़ता है, और इदारे बनाए नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने फूड अथॉरिटी बनाई, आप उसको चैलेंज करते हैं कि फूड अथॉरिटी जो है अल्लाह के फजल करम से जिस शहर में बनी है, आज इसका रिजल्ट आप देख लें। सर क्या जाली दूध मिल रहा है? 10 साल हुकूमत आपने की है कि वो वहां पर जाली दूध जड़े पुल पे मिल रहा है, ये चौक में मिल रहा है। यार मैं ये नहीं, 10 साल गवर्नमेंट की, 10 साल में कुछ सिस्टम, ये सिस्टम मैं कहता हूँ फूड अथॉरिटी कैसा कुछ भी नहीं, सुनिए सर, वो करप्शन से पाक है। अच्छा। और उनका जो एक्शन है वो बड़ा भरपूर एक्शन है। अच्छा। और आप ये देखें कि जो आपको, अब आप बड़े स्टोर्स के ऊपर चले जाएं जहां पर आपको जाली चीजें मिलती थी, अब अल्लाह के फजल करम से ये नहीं है, वो तो ये भी चाहते हैं, फूड अथॉरिटी का मैं चूंकि खुद डायरेक्टर रहा हूं, एक इसके ऊपर भी काम हो रहा था कि दूध जो है वो खुला सप्लाई उसकी बंद हो जाए, और पता हो कि ये दूध है वो कहां, अब भी जाली भाई माफिया है, माफिया 10 साल, अब की 20 साल दिए सर, 10 साल गवर्नमेंट की शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में, तो 10 साल में नहीं आप सिस्टम बना सके, और हमें नहीं सरप्लस छोड़ के गए थे आप, हमने तो फूड अथॉरिटी बना दी थी, तो आप सवाल उनसे करते कि वो चला क्यों नहीं सके? उसके बाद वो कहते मेरा बेटा वजीर आला, वो चला क्यों नहीं सके? इमरान खान की हुकूमत, फिर कुछ सिस्टम हो तो चलाएं। सिस्टम आप लोग बना के गए? सिस्टम बिल्कुल बना कर गए। आप मेरे साथ जाए ना, जिन इदारों को मैंने एक मिसाल आपको फूड अथॉरिटी की दी है, इस तरह से बहुत सारे इदारे हमने बनाए हैं। सर आप फूड अथॉरिटी की कहीं पे भी हमें आबादी में, इलाके में, कहीं पे भी हमें दिखा दें कि जी फूड अथॉरिटी की वजह से चीज असली मिले। वो इसमें ये होता है कि जब एक्सपायर चीजें मिल फूड अथॉरिटी आती है ना, उस वक्त आपका टाइम का होता है, और आप वो टाइम कभी भी वो कहीं नहीं देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? मरूसी सियासत पे तो आपने कुछ नहीं कहा, आप कहते हैं कि जी काबिलियत हो तो उसको आना चाहिए, उनके बेटे को आना चाहिए, बेनजीर के बेटे को भी आना चाहिए, नवाज शरीफ के बेटे को भी आना चाहिए, तो लेकिन क्यों नहीं आना चाहिए? सवाल तो यह है कि अगर उनके अंदर सलाहियत ना हो तो फिर मैं कहता हूं वो किसी का भी बेटा हो उसको नहीं आना चाहिए, किसकी भी बेटी हो नहीं आना चाहिए। और अगर अवाम पसंद करते हैं और उनके अंदर ये सलाहियत है तो फिर जरूर जो है वो आना चाहिए। ख्वाजा सलमान साहब थे साहब एमपी आपके नून लीग के, तो क्या कहना चाहेंगे उनकी कारकर्दगी के बारे में? मैं समझता हूं कि ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब ने, और खास तौर पर, और जिस तरह से जा बजा तौर के ऊपर जो है वो यहाँ पर वर्कर्स के साथ एक रिलेशन पैदा किया है, आवाम के साथ पैदा किया है, और मसाइल के ऊपर जिस तरह से उनकी गहरी नजर है, और जिस तरह से वो ख्वाह एमडी बासा हो, दूसरे इदारे हो, उनके साथ मीटिंगें करके वो काम करवाते हैं। अभी भी वो जितना फंड लेकर आए हैं बशमूल पेप्सी रोड दूसरे इलाकों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर सकता था। अच्छा। और इसी तरह से एजाज सादिक साहब, दिन रात जो है वो आप उसको कॉल करें आपको रिस्पांस मिलता है, और वो एक ऐसे मिलनसार इंसान है कि काम जो है वो लोगों के करते हैं। जी ठीक है।
अच्छा सर, आखिर में फिर आप हमारे बारे में क्या कहेंगे? अल फैसल टाउन का बाशऊर ग्रुप है और दी पॉइंट चैनल है, उसके बारे में अपने ख्याल रखें। देखिए बात यह है हाफिज साहब, आपका और मेरा जो ताल्लुक है उसको लोग उस नजर से ना देखें। अगर कोई और भी होता तो मैं ये बात करता। बात यह कि अल फैसल टाउन के अंदर जिस तरह से आपने इसको क्रिएट किया है, जी जी, ये एक आज एक अवामी मसाइल को और एक अवाम की एक आवाज जो है वो बनता जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आपकी आवाज की दूर दूर तक सुनवाई होती है, और जब भी कोई आपकी तरफ से कोई इस तरह की पोस्ट आती है तो थोड़ी हलचल जो है वो पैदा होती है, और उसके ऊपर जरूर जो है वो रिएक्शन जो है वो आता है। तो मैं समझता हूं यही आवाज होती है। एमपी भी एक आवाज है जो असेंबली में पहुंचाता है, एमएलए भी, चेयरमैन भी, काउंसिलर भी। तो इसी तरह से आपकी भी एक आवाज जो है वो अल फैसल टाउन के बाशऊर जो है जो पेज आपने बनाया है, ये यकीनी तौर पर चैनल दी पॉइंट भी, चैनल दी पॉइंट के जरिए से जिस तरह से आज आप हमारी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन जरिया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए से लोगों के जो मुस्बत काम है उसको हल करने में मदद मिले। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया सर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। वहीद गुल साहब थे हमारे मेहमान। ये दरअसल प्रोग्राम हमारे उस वादे का सिलसिला है जो हमने आपसे किया था कि हमारे यहाँ जो भी एमपीए के उम्मीदवार हैं, हम उनका वीडियो इंटरव्यू करके उनकी शख्सियत को आपके सामने लेके आएंगे, और आपको पता चलेगा कि जो आपके नुमाइंदे हैं वो क्या सोच रखते हैं आपके बारे में, इलाके के बारे में और इलाके के मसाइल के बारे में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।